वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये जो आज का वीडियो लेके मैं आपके सामने यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो भी जेके पीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड तक देखिए हम इसमें 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे जो सिलेबस है, जेके पीएसआई का सिलेबस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हर एक कंपोनेंट को 1 बाय 1 तोड़ के देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। इसके अलावा जो मार्च में जेके पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसको देखेंगे कि किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चंस आए थे और कहाँ से आए थे। तो उस बेसिस पे हम राइट स्ट्रैटेजी देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रैटेजी रहने वाली होगी आज के बाद, जिससे आपको इजी हो जाएगा जेके पीएसआई की प्रेपरेशन में और इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए, एंड तक वीडियो देखिए। जो भी जेके पीएसआई के एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे जिसके 100+ मार्क्स थे, चाहे जिसके 50+ मार्क्स थे, जितने भी थे, हर एक के लिए ये इक्वली हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम देखते हैं सिलेबस जेके पीएसआई का, और सिलेबस के साथ साथ कंपोनेंट वाइज हम देखेंगे कि पिछले एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चंस आए थे और क्या क्वेश्चन आए थे और कितने क्वेश्चंस आए थे। देखिए, जब भी आप सिलेबस देखोगे बहुत बड़ा सिलेबस दिखने में है, और हाँ, ये सच में एक लेंथी सिलेबस है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा कि मैं ये यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि जो आज से प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहा होगा। आज से पहले आप लोगों ने स्टडी करी होगी, कुछ लोगों ने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया होगा, कुछ लोगों ने आधा कंप्लीट किया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन कम से कम ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी एस्पायरेंट्स ने कुछ न कुछ तो पढ़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊंगा, ये जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है, अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर तक आपके पास टाइम है कि आप एक नया भी पढ़ सकते हो और उसके साथ साथ जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिए। तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है तब तक के लिए जब तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो कि एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो उसको पॉजिटिवली लीजिए ना, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लीजिए। तब तक आप क्या कीजिए, जो चीज़ें नई है, जो आपसे रह गई, पिछली बार आप नहीं पढ़ पाए या जहाँ से आपको क्वेश्चंस गलत हुए, उसको पढ़ लीजिए, और साथ साथ जहाँ जो आपको आता है, जो आपने अच्छे से पढ़ा है, उसको रिवाइज कीजिए। दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी, क्योंकि एक बार अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया, उसके बाद आपको कुछ भी नया पढ़ना नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप उसके बाद भी नया पढ़ोगे तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि रिवाइज बहुत ज़रूरी है। तो जब तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आएगा, आप 2 चीज़ें कीजिए, रिवाइज भी कीजिए और साथ साथ आप नया भी पढ़िए। अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि सिलेबस ये है, आपने पढ़ा भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ मेजर कंपोनेंट्स की बात करूँ, जो कि मार्च के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चंस आए थे, वो था कंप्यूटर से अराउंड 10 क्वेश्चंस आए थे। मैथ और रीजनिंग, इससे अराउंड 23 क्वेश्चन आए थे, और वो भी इजी लेवल के आए थे। इसके अलावा जो है साइंस से भी अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आए थे। करंट अफेयर्स से 10 to 12 क्वेश्चंस आए थे। तो ये 4 मेजर थे जिनमें 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, और हिस्ट्री से भी अराउंड 10 क्वेश्चंस आए थे। तो हम एक एक कंपोनेंट को देखेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स को हम एंड पे देखेंगे। पहले मैं हिस्ट्री को ही लेता हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपको पता है कि हिस्ट्री को जब भी हम पढ़ते हैं तो 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। लेकिन हमने जो मार्च में एग्ज़ाम देखा, उससे पहले जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम देखे, इसमें हमने देखा मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। ऐसा नहीं है कि एंशिएंट और मेडिवल से आते ही नहीं है, आते हैं, लेकिन मैक्सिमम कहाँ से आते हैं, मॉडर्न से आते हैं। तो आप लोगों का भी यही रहना चाहिए कि ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ो मॉडर्न, और मॉडर्न में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी 1857 के बाद आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, रिवाइज करना है बार बार। उसके अलावा मेडिवल में कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रही उसको स्किप करिए, ऊपर से याद रखिए, क्योंकि मेडिवल से आपको हार्डली अगर देखने को मिलेगा 1 to 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा मेडिवल में आपको नहीं दिखेंगे। इसके अलावा जो एंशिएंट इंडिया है, उसमें भी आप सेलेक्टिव स्टडी कीजिए। जैसे आप सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लोगे, उसके बाद इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हड़प्पा भी आ जाता है। फिर उसके बाद आप वैदिक एज पढ़ सकते हो, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म पढ़ सकते हो, फिर गुप्ताज, मौर्याज। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में। तो इन चीज़ों को आप एंशिएंट और मेडिवल में कवर कीजिए। इसके अलावा मॉडर्न में और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि पिछली बार मैक्सिमम अगर 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे तो अराउंड मुझे याद है जहाँ तक 7 क्वेश्चन
थे इंडियन नेशनल मूवमेंट से, अराउंड एक क्वेश्चन था मेडिवल से और 2 क्वेश्चन थे एंशिएंट से। तो यही एग्जाम में अगली बार भी ऑलमोस्ट ट्रेंड रहने वाला है। अगर चेंज भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एंशिएंट से 3 आ सकते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, लेकिन फिर भी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो मैं यहाँ पे आपको सोर्सेज नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कीजिए और उन्हीं में वैल्यू एडिशन कीजिए। देखिए आप लोग क्या कीजिए, हर एक कंपोनेंट के नोट्स बना लीजिए। नोट्स आप बना के फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू से आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इनमें इंसर्ट कर दीजिए, वो आप इनमें लिख लीजिए। ये बेस्ट अप्रोच होती है नोट्स बनाने की। और फाइनल में जब आपको एक दिन में 2 दिन में पूरा 14 कंपोनेंट्स है अराउंड, इनको रिवाइज करने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये था हिस्ट्री। उसके बाद अगर हम इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था अराउंड 7 क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा लेंथी है क्योंकि फिजिकल अलग से है, पॉलिटिकल अलग से है, इंडियन ज्योग्राफी अलग से है। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी और बेसिक ज्योग्राफी पढ़नी ही है, चाहे उसमें एक भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं आएगा फिर भी आपको बेसिक और फिजिकल पढ़ना है, क्योंकि उससे ही बाकी जो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। इंडियन ज्योग्राफी को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। रही बात फिजिकल ज्योग्राफी और बेसिक ज्योग्राफी, ये तो आपको आनी ही आनी है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप 7 कॉन्टिनेंट्स को देख लीजिए। 7 कॉन्टिनेंट्स में आप कॉन्टिनेंट वाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद कर लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एटलस ले लीजिए। अगर आप एटलस ले लेंगे, हर रोज़ उसको देखेंगे, कॉन्टिनेंट्स आपको याद हो जाएंगे, कंट्रीज़ आपको याद हो जाएंगे, आप लोकेट कर पाओगे, तो श्योरली आपको 2 से 3 नंबर एटलस से ही आ जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ एटलस आप 2 से 3 क्वेश्चन इजली ज्योग्राफी में सॉल्व कर सकते हो। अगला रहा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ नहीं है, इंडियन पॉलिटी है। इसमें अराउंड 6 क्वेश्चंस आए थे पिछली बार और ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आए थे? फंडामेंटल राइट्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, इन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इसको किस तरह से अप्रोच करना है? आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, उसमें क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद आपको पार्लियामेंट पे आ जाना है, मतलब उससे पहले आप पढ़ सकते हो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट। इतना आप पढ़ लीजिए बेसिक। फिर जो एक ओवरव्यू होता है, जो एक जनरली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उन चीज़ों को भी आप इनके साथ साथ देख लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा जैसे आपका पंचायती राज सिस्टम है, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बाकी चीज़ें भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ें, इन्हीं पर फोकस करके आप लोग पढ़िए, तो इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में। फिर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखिए, इसको आप रट लीजिए, जितना हो सके समझिए, रटिए, जो भी कीजिए, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 10 to 12 क्वेश्चंस आए थे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से और हर एक एवरेज बच्चे ने भी इसमें 9+ स्कोर किया था J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो क्योंकि ये एक कंपोनेंट है, जैसे पॉलिटी को उन्होंने एक कंपोनेंट दिया है, इसी तरह से J&K रीऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने एक अलग कंपोनेंट दिया है। तो इसमें अगर इस बार भी कम ही क्वेश्चन दिए तो हम मान के चलेंगे तो 7+ क्वेश्चन इसमें आएंगे ही। और ये है भी कितना, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जो चीज़ समझ आती है समझिए। J&K रीऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको रट्टा याद कर लेनी है, तो वो भी आप कीजिए, किसी तरह से बस इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इसमें अगर इस बार कम क्वेश्चन भी आए फिर भी गारंटी है कि 7+ क्वेश्चन इसमें आएंगे ही आएंगे। अगला है इकोनॉमी। इकोनॉमी में ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे और वो भी बहुत इजी टाइप के नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन मॉडरेट आए थे। जैसे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से आए थे, जीडीपी से एक क्वेश्चन आया था, एक और क्वेश्चन आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आया था। तो बहुत बेसिक इकोनॉमी के क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंडियन इकोनॉमी की, वो आपको कम से कम आना चाहिए। जैसे आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए, जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए, जीएनपी पढ़ लीजिए आप लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ लीजिए, पॉवर्टी पढ़ लीजिए, डेमोग्राफी से अगर पिछली बार कम क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस बार चांसेस है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेमोग्राफी के साथ साथ पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इन सब चीज़ों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग सिस्टम है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इकोनॉमी में, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
इसी तरह से अगर हम अगले कंपोनेंट की बात करें, अगले कंपोनेंट है ईवीएस यानी जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए जो भी एग्ज़ाम हो, ईवीएस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। डे बाय डे इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ़ कंट्रीब्यूशन है जो एग्ज़ाम में वो बढ़ता जा रहा है। पिछली बार 8 से 9 क्वेश्चंस थे इस ईवीएस से और थे बहुत मतलब बेसिक लेवल के। अब अगर लेवल जो भी हो आपको उससे डरना नहीं है। आप एक काम कीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर इस बार भी इसमें कम ही क्वेश्चन आए तो गारंटी है 8+ क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, एसएसबी का हो, ईवीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। तो इसमें आपको पढ़ना किस तरह से है ईवीएस में, सबसे पहले देखिए किसी भी सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए आपको बेसिक्स ज़रूरी है। बेसिक्स में आपका जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आ जाता है, जैसे इकोलॉजी आ जाता है, इकोसिस्टम आ जाता है, फिर इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम आ जाता है। फिर एनवायरनमेंट पोल्यूशन को ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, फिर बायोडाइवर्सिटी को पढ़ लीजिए, बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के बाद क्लाइमेट चेंज आप पढ़ सकते हो। फिर ओशन एसिडिफिकेशन हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, ये सारा क्लाइमेट चेंज में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बहुत से एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ बनाई है। और इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो बनी है इन्वायरमेंट के रिलेटेड, वो भी आपको याद करनी है। तो इन्हीं से क्वेश्चंस मेजरली आते हैं। मैं आपको एक ओवरलुक दे दूंगा कि कितने कहाँ से पिछली बार क्वेश्चंस आए थे ईवीएस में। जैसे मैंने आपको बोला, इंटरनेशनल कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे एक क्वेश्चन आया था, इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था बायोडाइवर्सिटी से, एक क्वेश्चन आया था ओजोन गैस से, इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें आई थी। और आया था जो बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एकोमोलेशन होता है, वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इन्हीं बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा जर्नल इंग्लिश, देखिए अगर आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है तो जर्नल इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। जो बेसिक रूल्स आर्टिकल्स क्या होते हैं सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको आता है, बस उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। और जो रूल्स होते हैं जैसे एक्टिव को पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, इन चीज़ों को आप देख लीजिए। क्योंकि पिछली बार इंग्लिश में उतने ईजी क्वेश्चंस आए थे और वो भी 10 to 12 क्वेश्चंस आए थे। अगर आपने थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ी होती या आपको कंप्रीहेंशन रीडिंग की थोड़ी सी आदत है तो आप इजीली 10+ स्कोर इसमें कर सकते थे। तो ये स्कोरिंग चीज़ है, इसको मत छोड़िए, बिल्कुल भी अच्छे से पढ़िए। बेसिक रूल्स को आपको एक बार आ जाएंगे तो उसके बाद थोड़े से रिवाइज करना है, बाकी आप उसको कर ही लोगे। जो ये कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स था, ये नया था, लेकिन इसमें भी 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे और ये भी बहुत बेसिक थे। इसमें भी आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा कोई टफ उतना नहीं है। तो आगे चलते हैं, अगला जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर तो जेके एसएसबी के एस्पायरेंट्स को रट जाना चाहिए, क्योंकि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कंप्यूटर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कंप्यूटर, जेएसए में कंप्यूटर, उसके अलावा जो भी जूनियर असिस्टेंट जितने भी पोस्टें निकली सब में कंप्यूटर एक कंपोनेंट था। तो कंप्यूटर हर एक बच्चे को यहाँ पे रट जाना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में पिछली बार अराउंड कितने क्वेश्चंस आए थे, लगभग 10 क्वेश्चंस आए थे और वो भी बेसिक क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे आपको अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है तो वो जो अरिहंत सारे प्रेफर कर रहे हैं, सारे रिकमेंड कर रहे हैं, वो भी ठीक है। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो दिशा अग्रवाल की एक बुक आती है, आपको हार्डली 5 से 10 दिन में आप उसको ख़त्म कर लोगे। फिर आप एमसीक्यू लगा लीजिए, उसके नोट्स भी आप बना सकते हो, तो वहाँ से भी आप कंप्यूटर को ईजिली कवर कर सकते हो। कोई भी आपका वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ, आप फोकस कीजिए एक एमसीक्यू पे और रिवाइज पे। उसके अलावा फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिसी, ये आ गया सी सेट टाइप। तो ये देखिए क्लास 10th लेवल का, सारा 10th लेवल का था, अराउंड 25 क्वेश्चंस इसमें आए थे, यानी 23 क्वेश्चंस लगभग आए थे मैथ रीजनिंग से। तो ये भी बहुत बेसिक थे। आप देखिए कोई किसी भी कंपोनेंट को छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपने छोड़ा तो आप पहले ही अगर आपने किसी भी कंपोनेंट को छोड़ा तो अगर 10 नंबर का आया, 5 नंबर का आया, तो वो तो आप पहले कंपटीशन से बाहर चले गए ना। तो इसीलिए आप एक काम कीजिए, पहले सब कंपोनेंट्स को कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया है। जब तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आ जाता है
तब तक के लिए आप रिवाइज़ कीजिए और जो भी चीज़ें आपको नई लग रही है, जो आपने पिछली बार नहीं पढ़ा है, वो आप पढ़िए, अच्छे से उनको कवर कीजिए, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा फिर आप उनको दोबारा से नया नहीं पढ़ सकते हो, फिर आपको खाली रिवाइज़ पे फोकस करना है। तो अब हम ऊपर आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप डेली भी पढ़ सकते हो, लेकिन डेली जेके एसएसबी के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहेगा, इसीलिए आप एक काम कीजिए, कोई भी जो मंथली मैगजीन्स होती है वो आप ले लीजिए, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें 10 to 12 क्वेश्चंस गारंटीड है कि आएंगे ही आएंगे, और वो भी बहुत बेसिक आ जाते हैं। तो इसी तरह से जनरल साइंस की अगर बात करें, जनरल साइंस में पिछली बार 8 to 10 क्वेश्चंस आए थे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे वो भी। तो साइंस के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे सोर्स की बात करूँ, अगर आपने 9th और 10th की एनसीईआरटी जो है वो पढ़ ली, तो आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम होगा आप लोग कवर कर पाओगे। अगर थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे सोर्सेज की करूँ, तो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मंथली मैगजीन ले लीजिए आप। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए स्पेक्ट्रम, एक जो बड़ी स्पेक्ट्रम आती है वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए। एक छोटी सी आती है उसी में, यानी उसी का जो छोटा एक मतलब अगर जो बड़ी स्पेक्ट्रम इतनी है तो दूसरी एक छोटी सी स्पेक्ट्रम इतनी सारी आती है, वो आप ले लीजिए। हार्डली शायद 100 उसकी प्राइस है, वो वाली आप ले लीजिए, उससे आपको ये पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर हो जाएगी। और जो बाकी एंशेंट और मेडिवल है वो आप कहीं एनसीईआरटी वगैरह से कहीं से भी थोड़ी बहुत पढ़ लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, अगर आपने 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है आप पढ़ सकते हो, अभी भी पढ़ सकते हो, आपको 4 से 5 दिन हार्डली लगेंगे। फिर आप एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और नोट्स बनाए, आपको यहाँ से पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। फिर अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत। अब आप बोलोगे इतनी ज़्यादा लक्ष्मीकांत हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें आपको सिलेक्टिवली स्टडी करनी है। तभी मैं आपको बार बार, कल भी मैंने आपको बोला था 3 गोल्डन रूल्स जो मैंने आपको बोले थे सक्सेस के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को कवर करने के लिए, उसमें मैंने आपको बोला था सिलेबस आप देखिए, पेपर देखिए और एग्ज़ाम की डिमांड देखिए, उस डिमांड के हिसाब से आप लक्ष्मीकांत में कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ सकते हो। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। एक इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी के लिए मैं आपको मैग बुक आती है एक अरिहंत की, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आप पॉलिटी के लिए भी वो प्रेफर कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा अगर आप लक्ष्मीकांत से कुछ सिलेक्टिव स्टडी कर पाओगे। ईवीएस के लिए अगेन शंकर आईएएस, इसमें भी आपको सारा नहीं पढ़ना है, बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है। जो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए वही टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। हार्डली अगर आप नए हो तो 10 दिन में हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको इससे भी कम डेज़ में शंकर आईएएस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पूरी नहीं पढ़नी है, जो मैंने आपको टॉपिक्स बोले उन्हीं पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। फिर इसी तरह जर्नल इंग्लिश है, इंग्लिश आप किसी भी एक बुक से बेसिक जो रूल्स होते हैं वो आप देख लो, फिर प्रैक्टिस कहीं से जहाँ से आपको मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल के लिए एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है, तो मैं उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने पिछली बार वहाँ से ही देखी थी, तो एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था कम्युनिकेशन से। जनरल साइंस अगेन 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, अगर आपने एनसीईआरटी अगर आपने अरिहंत की जो कंप्यूटर आता है वो अगर पढ़ी है तो ठीक है, एमसीक्यू लगा लीजिए। अगर नहीं पढ़ी है तो दिशा अग्रवाल की एक बुक आती है, आप उसको पढ़ लीजिए, फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, आपका यहाँ से ये हो जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरेसी के लिए जहाँ से आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलती है, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। तो यही एग्जामिनेशन पैटर्न है, यही डिमांड है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्ज़ाम की डिमांड को समझना है। अगर आप एग्ज़ाम की डिमांड को ही नहीं समझ पा रहे हो, पढ़ रहे हो कुछ और, एग्ज़ाम में कुछ और आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम की डिमांड को समझे। डिमांड को आप कैसे समझ सकते हो, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स, इन चीज़ों को आप देखो, फिर आप राइट स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।